दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर, जो कि हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बॉडी फ्लूइड्स है, हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड होता है वो क्या होता है? ब्लड होता है। तो आज के चैप्टर में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड क्या होता है, प्लस उसका हमारी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी किस तरीके से सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। जो हमारा ब्लड है दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। जो हमारा ब्लड है उसका जो 55% है वो प्लाज्मा फॉर्म करता है, रिमेनिंग 45% जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो फॉर्म करता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है, अगर हम बात करें ब्लड में से हमारे ब्लड सेल्स को हटा दे, रिमूव कर देते हैं, तो हमारा जो रिमेनिंग प्लाज्मा होता है, तो जो प्लाज्मा है वो मेनली जनरली जो है 4 कंपोनेंट्स इंक्लूड करता है, वाटर, क्लोटिंग फैक्टर्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर जो है प्लाज्मा का मोस्ट ऑफ द कंपोजिशन इंक्लूड करता है, जैसे कि 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा जो हमारा वाटर प्रेजेंट होता है। रिमेनिंग में हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स जो होता है 6 to 8% जो है हमारा प्लाज्मा का, वो क्या करता है? प्रोटीन्स ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब जो प्रोटीन्स होते हैं हमारी, जिसे हम प्लाज्मा प्रोटीन्स बोलते हैं या फिर हम उसे ब्लड प्रोटीन्स भी बोलते हैं। तो ये 3 तरह के हमें प्रोटीन्स देखने को मिलती है प्लाज्मा में। कौन कौन सी? फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्बुमिन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग है उसमें रोल प्ले करती है, जो कि हम आगे देखेंगे डिटेल में। हमें बस यहाँ पे मेन ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे प्लाज्मा में 3 प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। पहली होती है फाइब्रिनोजन, जिसका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग से इसका फंक्शन रिलेटेड होता है। सेकंड हमारी होती है ग्लोब्यूलिन एंड थर्ड होती है एल्बुमिन। ग्लोब्यूलिन का फंक्शन जो है ये इम्यूनिटी में प्ले करता है, मतलब बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसमें, बॉडी की इम्यूनिटी बिल्डअप करने में हमारा जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरीके से जो हमारी बॉडी का ऑस्मेटिक बैलेंस है उसको मेंटेन हमारा एल्बुमिन प्रोटीन करता है। अब बात आती है कि इनको याद किस तरीके से किए। जनरली क्या होता है, बच्चों को तीनों प्रोटीन्स के नेम याद होते हैं, फंक्शंस भी याद रहता है। फाइब्रिनोजन का फंक्शन हमेशा याद हो जाता है बच्चों को कि क्लोटिंग फैक्टर में इन्वॉल्व होता है। मेन कंफ्यूजन होता है कि जो ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन प्रोटीन्स हैं उनके फंक्शन में बच्चों को नेम्स भी याद हो जाते हैं, ये फंक्शंस भी याद होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कौन सा फंक्शन, कौन सा प्रोटीन परफॉर्म करता है, ये हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी ट्रिक है इसको याद करने की। किस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो? देखो, अगर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी क्या होता है कि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ तक कि पता है हम सबको। इम्यूनिटी में अगर हम बात करते हैं तो जनरली हमारे माइंड में क्या कॉन्सेप्ट आता है? एंटीबॉडीज, राइट? कि एंटीबॉडीज पर्टिकुलर ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म फॉर्म करते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी में फॉरेन ऑर्गेनिजम्स की जब इन्वेजन होती है उनके अगेंस्ट वो फाइट करते हैं, राइट? तो हम क्या याद करते हैं? एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज का जो फॉर्मूला होता है वो आईजी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? आईजी जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होते हैं, जो हम लोग, आप लोगों ने आगे चैप्टर में पढ़ा होगा। तो आईजी जो होता है वो हमारे एंटीबॉडीज रिप्रेजेंट करता है। तो आईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। तो जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन है वो किससे रिलेटेड होता है? इम्यूनिटी से। तो हम उसी से ही याद रख सकते हो आप कि जो हमारा ग्लोबुलिन प्रोटीन है यहाँ पे, हमारा जो ग्लोबुलिन प्रोटीन यहाँ पे है वो उसका फंक्शन किससे रिलेटेड होगा? इम्यूनिटी से रिलेटेड होगा, राइट? क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ग्लोबुलिन यानी हमारे जो आईजी है, एंटीबॉडीज होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, उनका फंक्शन इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो उस चीज़ से आप यहाँ पे भी रिलेट कर सकते हो। यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर आपको ये चीज़ याद हो जाएगी तो दूसरे वाले का फंक्शन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि जो हमारा एल्बुमिन थर्ड प्रोटीन है उसका फंक्शन होता है बॉडी का ऑस्मेटिक बैलेंस को मेंटेन करना। यहाँ तक की बात क्लियर है। ये हमारा प्लाज्मा का स्टडी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं या जिन्हें हम बोलते हैं ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि हमारे ब्लड का 45% जो है फॉर्म करता है, राइट? तो हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो 3 टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये हम सबको बेसिक चीज़ें जो पता होते हैं। आरबीसी हमारे क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। एंड हम थर्ड होते हैं हमारे प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम साइंटिफिकली एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। इन द सेम वे डब्ल्यूबीसी विच इज और व्हाइट ब्लड सेल्स, उनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। एंड जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम इनको आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। चलो इनको पहले हम इनका थोड़ा सा फंक्शन, एक 1 लाइन फंक्शन भी हम देख लेते हैं कि मेन इनका फंक्शन क्या होता है। अगर हम एरिथ्रोसाइट्स की बात करें, जो हमारे आरबीसी होता है, इनका मेन फंक्शन होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करना, मतलब ये ऑक्सीजन कैरियर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर। ल्यूकोसाइट्स की बात करें, डब्ल्यूबीसी की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये क्या करते हैं? हमारी जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म या इम्यूनिटी जो होता है उसमें बिल्डअप में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड हमारा आ जाता है थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स। ये क्या करते हैं कि जो हमारा ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉटिंग जो हम यहाँ पे पढ़े थे ना कि क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है? तो जो हमारी बॉडी में जो ब्लड क्लॉट होता है, मतलब कि ब्लड क्लॉट क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे, बट अभी यहाँ तक ये चीज़ याद रखो। जो ब्लड क्लॉट होता है वहाँ पे जो
ब्लड सेल्स यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे थ्रोम्बोसाइट्स दैट इज प्लेटलेट्स यूज होते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ल्यूकोसाइट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं बिकॉज ये आगे फर्दर क्लासीफाई किया गया है। तो ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है, ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैन्यूल्स के बेस पे दो में ये दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम इनको, ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स जो है फर्दर 3 टाइप ऑफ सेल्स इंक्लूड करता है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। उसी तरीके से जो अग्रैनुलोसाइट होता है वो 2 टाइप ऑफ सेल्स इंक्लूड करता है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अब इनका जो बेसिक फंक्शन होता है वो देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स का जो होता है मेजर कंपोजिशन फॉर्म करता है ग्रैनुलोसाइट्स में, या ल्यूकोसाइट का जो है मेजर कंपोजिशन हमारा क्या न्यूट्रोफिल्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो जो हमारा न्यूट्रोफिल है उसका फंक्शन होता है फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक मतलब ये क्या करता है कि जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है या इन्वेड करने की कोशिश करता है, तो ये पर्टिकुलर सेल्स जो है उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटिक। राइट, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल क्या करते हैं, ये जो भी हमारी एलर्जिक रिएक्शंस आपको हमारी बॉडी में जिस तरह की भी एलर्जिक रिएक्शंस देखने को प्लेस करती हैं उन सब में ये इन्वॉल्व होते हैं। लाइक हम देखते हैं कि डस्ट से एलर्जी हो रही है, पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, किसी भी तरह की अगर आपको एलर्जी देखने को मिलती है किसी भी इंडिविजुअल में, तो वहाँ पे हमारे इयोसिनोफिल सेल्स जो होते हैं ये ट्रिगर होते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर। थर्ड हम बात करें बेसोफिल्स। बेसोफिल सेल्स जो क्या करते हैं, ये हिस्टामिन, सेरोटिन, हेपरिन इन सब का सिक्रेशन करते हैं। प्लस ये क्या करते हैं, जहाँ भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, जहाँ भी बॉडी में किसी पर्टिकुलर साइट वगैरह पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे ये पर्टिकुलर सेल्स जो है एक्टिवेट करते हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं अग्रैनुलोसाइट्स। अग्रैनुलोसाइट्स में हम सबसे पहले लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। लिम्फोसाइट्स जो हमारी बॉडी के जो मेजर इम्यूनिटी डेवलपमेंट में ये मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी में हमारे जो हम बोलते हैं एंटीबॉडीज जो फॉर्म करते हैं, तो हमारे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स रोल प्ले करते हैं, जो कि हमारे टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स हो जाते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर। नेक्स्ट हमारा हो जाता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स अगेन ये भी फेगोसाइटिक इन नेचर होता है, जिस तरीके से हमारे न्यूट्रोफिल्स थे। तो ये भी क्या करते हैं कि जो भी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं ये उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। राइट, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ये हमारा ल्यूकोसाइट्स के टाइप्स होते हैं, यानी WBC या व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप होते हैं। जनरली अगर आपने देखा होगा तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये इम्यूनिटी या डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना अपनी बॉडी के लिए। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। अब नेक्स्ट एक टर्म आती है सीरम। सीरम क्या होता है, हमने पढ़ा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है कि अगर हम ब्लड में से ब्लड सेल्स को रिमूव कर दे तो जो रिमेनिंग कंपोजिशन बचता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। राइट, उस प्लाज्मा से भी अगर हम सिर्फ क्लोटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देते हैं, प्लाज्मा में से हम क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर देते, दैट मीन्स इट इज हैविंग ओनली वाटर, मिनरल एंड प्रोटीन कंटेंट, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ थोड़ी सी और डिटेल्स पढ़ लेते हैं कि जो हमारे पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स ब्लड सेल्स हमने देखे कि इनका कितना अमाउंट ब्लड में प्रेजेंट होता है। अगर हम RBC की बात करते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं, तो ये पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में ये 5 to 5.5 मिलियन नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं पर अगर हम WBC की बात करते हैं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं, तो ये 6000 to 8000 नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो ये 1.5 to 3.5 लाख प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा और देखते हैं। अगर जैसे हम RBC की बात करते हैं, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, मतलब जो नेचुरल RBCs होते हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं? सो दैट उनके सेल्स का जो सरफेस एरिया बढ़ जाए और लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन जो है बाइंड कर सके, ठीक है, सप्लाई करने के लिए, तो इसलिए उनके डिवाइड होते हैं उनमें न्यूक्लियस। सेकंड होता है कि बाइकॉनकेव इन नेचर होते हैं। जो RBC जो होते हैं बाइकॉनकेव नेचर होते हैं, मतलब इनका दोनों साइड से स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है ताकि वो दोनों साइड से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सके। राइट, यहाँ तक की बात क्लियर। अब आगे देखें तो हमारे जो RBC जो होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। 120 डेज का इनका लाइफ स्पैन होता है, और जो 120 डेज के लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद जो इनका डिग्रेडेशन होता है, जब ब्रेकडाउन होता है, वो कहाँ पे स्प्लीन में टेक प्लेस करता है। तो इसीलिए स्प्लीन को हम इनका ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ग्रेवयार्ड किसका होता है? RBC के लिए स्प्लीन जो ग्रेवयार्ड की तरह एक्ट करता है। यहाँ तक की बात क्लियर। अब हम हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, प्रोटीन पिगमेंट आप बोल सकते हो। तो ये रेड इन कलर होता है, इसी कारण से जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का हमें विजिबल होता है। राइट, तो ये हीमोग्लोबिन जो हमारा पर्टिकुलरली RBCs में ही प्रेजेंट होता है। तो जो हीमोग्लोबिन अगर हम इंडिविजुअल हेल्दी इंडिविजुअल में देखते हैं तो कितना अमाउंट में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए, तो अगर हम किसी भी हेल्दी पर्सन की बात करें तो 12 to 16 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होना चाहिए। ये हमारा जो होता है हेल्दी हीमोग्लोबिन अगर आप बोलते हैं। अगर इससे कम जो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में आपको देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स आपकी बॉडी में खून की कमी है, ठीक है, तो उस चीज़ को कंसिडर किया जाता है। यहाँ तक बात करें। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो जो प्लेटलेट्स है यानी कि हमारे जो थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं, जनरली क्या होता है कि हमारे जो भी तीनों टाइप ऑफ ब्लड सेल्स है यानी कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इनका जो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में होता है। इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है। तो बोन मैरो में जो पर्टिकुलर सेल्स प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं मेगाकार्योसाइट्स। क्या बोलते हैं? मेगाकार्योसाइट्स। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं।
अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग की। किसकी बात करते हैं? ब्लड ग्रुपिंग। देखो ब्लड ग्रुप, अपने ब्लड्स देख लिया कि हमारा किस तरह का होता है। अब एक इंडिविजुअल में ब्लड ग्रुप जब हमने देखिए कि ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं तो किस तरीके से ब्लड ग्रुपिंग होती है ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस में जो ब्लड ग्रुपिंग है हमें दो तरह की देखने को मिलती होती है। एक होती है हमारी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, दूसरी होती है आरएच ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग एंड आरएच ग्रुपिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं एबीओ ग्रुपिंग। तो जनरली हम सबको पता है कि बेसिक 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं ह्यूमंस में। ब्लड ग्रुप ए, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हमें ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं। अभी ब्लड ग्रुप्स हैं तो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और क्या इनका कॉन्सेप्ट रहता है वो देखते हैं। तो देखो जनरली क्या होता है, देखो ब्लड ग्रुप्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। ब्लड में आरबीसीज के सरफेस पे स्पेसिफिक एंटीजेंस, ब्लड एंटीजेंस आप बोल सकते हो, प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लड फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वहीं पे हमारा जो प्लाज्मा होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, राइट, जो कि मतलब फॉरेन ऑर्गेनिजम्स के एंटर करने पे उनके अगेंस्ट एक्ट करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, उनसे हमें क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इस तरीके से। तो कैसे रहता है कॉन्सेप्ट, चलो देखते हैं। सबसे पहले जैसे अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की, मतलब एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो अगर उसका पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो दैट मीन्स उसके आरबीसी पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो हमारा क्या होगा, ए एंटीजन। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, ब्लड एंटीजेंस जो प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के सरफेस पे, वही इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पे ए पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के सरफेस पे हमारा एंटीजन ए प्रेजेंट होगा। तब अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उसकी बॉडी एंटीबॉडी ए फॉर्म नहीं करेगी, उसकी बॉडी दूसरे ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी फॉर्म करेगी, दैट मीन्स वो बी के लिए एंटीबॉडी फॉर्म करेगी। देखो एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन किस तरीके से होता है ये भी थोड़ा सा जान लो। एंटीबॉडीज जो होते हैं वो एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं, राइट। एंटीबॉडीज जो टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं ये एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करते हैं और उनके फंक्शंस को ये क्या करते हैं, रोक देते हैं, हॉल्ट कर देते हैं, या फिर हम बोले कि एंटीजेंस को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ऑब्वियसली बात है अभी सेम पर्सन में दोनों चीज प्रेजेंट है, तो अगर सेम एंटीजन यहाँ पे हमारा ए प्रेजेंट है जो कि ए ब्लड ग्रुप फॉर्म कर रहा है उस पर्सन का, तो अगर उसी के प्लाज्मा में अगर एंटीबॉडी ए भी हो गया तो ये इसी के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा और इसी के फंक्शन को ब्रेक कर देगा, जो कि पर्सन के लिए क्या हम प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाएगी, राइट। तो इसलिए अपनी कभी भी हमको ये चीज जो है देखने को नहीं मिलेगी। तो जिस पर्सन में अगर उसका ब्लड ग्रुप जो भी है XYZ है, जो एंटीजन उसके आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है, सेम एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी, राइट। उसके अपोजिट ब्लड ग्रुप की ही आपको देखने को मिलेगी। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है पर्सन का, उसके सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है और उसके प्लाज्मा में हमें एंटीबॉडी बी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी बी क्या करेगी, अब अगर सपोज करो कि ये इस पर्सन को प्रोटेक्ट करेगी किससे, बी ब्लड ग्रुप से, यानी कि अगर सपोज करो बाहर से इस पर्सन के अंदर बी ब्लड ग्रुप सप्लाई इंजेक्ट करते हैं, ये बी एंटीबॉडी क्या करेगा, उस बी एंटीजन वाले ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन वाले ब्लड से इंटरैक्ट बाइंड करेगा और उसकी फंक्शन उसको वहीं पे खत्म कर देगा, उन ब्लड सेल्स को वहीं पे डैमेज कर देगा। ठीक है, इस तरीके से रहता है। तो यहाँ तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं उसी तरीके से अगर पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप बी है, दैट मीन्स उसके आरबीसी के सरफेस पे हमारा एंटीजन बी प्रेजेंट है, राइट। तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी। एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। यहाँ तक की बात क्लियर। अब नेक्स्ट आता है अगर हमारा पर्सन जो है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, दैट मीन्स आरबीसी के सरफेस पे बोथ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे। ध्यान से सुनने इस पॉइंट को। अगर हमारा पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है, दैट मीन्स उसके आरबीसी के सरफेस पे बोथ एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होंगे। अब बात आती है कि अब यहाँ पे हमने देखा कि दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगी। क्यों? क्योंकि अगर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती सपोज करो तो ये इसी की, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन बी है हमारे पास, तो ये इसी अपने ही ब्लड को क्या कर देती, खत्म कर देती। अगर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होता है तो अगेन यहाँ पे भी हमारे पास एंटीजन ए है, तो अगेन ये अपने ही रेड ब्लड सेल्स को डैमेज कर देती है, राइट। तो इसीलिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, बिकॉज हमें यहाँ पे दोनों एंटीजेंस अवेलेबल है, राइट। तो जो ब्लड ग्रुप बी ए बी होता है उसमें दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं लेकिन एंटीबॉडीज एब्सेंट होते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें कि एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगर पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, दैट मीन्स उसके आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट। ब्लड ग्रुप ए ओ है मतलब उस पर्सन के आरबीसी के सरफेस पे ना तो एंटीजन ए है ना ही एंटीजन बी है, दोनों में से कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। अब इस सिचुएशन में अगर उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होते हैं तो वो उसको कोई हार्म नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होते हैं, इनफैक्ट दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। हमने ए बी वाले ब्लड ग्रुप में क्या देखा था कि दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडीज लैक करती है। ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, दोनों एंटीजेंस लैक करते हैं और दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि जो इनके डोनर ग्रुप्स होते हैं, मतलब ये पर्टिकुलर हमारे ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं, इनको कौन कौन ब्लड जो है डोनेट कर सकता है वो देख लेते हैं।
तो ये देखो, जैसे अगर हमने पहले सबसे पहले बात करते हैं कि अगर पर्सन उसका ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है तो उसको कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है। सबसे पहले तो अगर ए है तो ए से वो ले सकता है ब्लड, ठीक है। बी से अगर हम बात करें तो बी से नहीं ले सकते, बिकॉज अगर उसने बी वाले पर्सन से ब्लड ग्रुप लिया तो इसके प्लाज्मा में उसके लिए सोल्जर्स खड़े हैं, बी को मारने के बी सोल्जर्स खड़े हैं, तो अगर बी से उसने खून लिया तो वो वहीं पे उसको खत्म कर देगा, तो वो तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो बी से ले नहीं सकता, ए बी से भी अगेन नहीं ले सकता, बिकॉज उसमें भी बी है, बचा ओ के पास तो कोई भी एंटीजन नहीं है, तो वो इजीली ओ से भी ले सकता है, ठीक है। तो हमारा ए ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है वो ए से ब्लड ले सकता है और ओ से भी ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो उसी सेम तरीके में जो हमारा पर्सन बी है, मतलब जो हमारा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो बी से ले सकता है ब्लड ग्रुप, बी से ब्लड ले सकता है और ओ से भी ब्लड ले सकता है। अगर हम ए से बात करें तो यहाँ पे ए का सोल्जर इसके पास प्रेजेंट है, तो अगर ए से इसने गलती से ब्लड ले भी लिया तो वो उसके सारे आरबीसी जो उसको खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट। यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, इसको खुद को ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो अपकमिंग जो सामने से उसने ब्लड लिया है उस पूरे ब्लड को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, उसके खुद के एंटीबॉडीज, ठीक है। यानी अगेन ये बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। यहाँ तक की बात क्लियर। अब अगर हम बात करें कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला अगर पर्सन उसका ए बी ब्लड ग्रुप है तो ये ए बी से ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। दैट मीन्स ये सबसे ब्लड ले सकता है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब आता है पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। जो पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसकी बात करें तो सबसे पहले ये ओ से ब्लड ग्रुप ले सकता है ना, ओ वाले सेम पर्सन से लेता है। अब अगर हम ये अब देखें कि अगर इसने ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड लिया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसने ए से लिया तो इसके पास उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, ए वाला सोल्जर है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो यानी ए से नहीं ले सकता। बी से अगर इसने लिया तो बी का भी सोल्जर इसके पास खड़ा है, तो ये बी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी बी से भी नहीं ले सकता। ए बी की बात करें तो भाई ए बी के दोनों सोल्जर्स ऑलरेडी हैं, यानी अगेन ये ए बी से भी नहीं ले सकता। ये किसी से नहीं ले सकता बेचारा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने वाले सेम साथी ओ वाले पर्सन से ही ब्लड ले सकता है, ठीक है। यहाँ तक की पॉइंट क्लियर है। तो इसी बेसिस पे अगर देखिए जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। दैट मीन्स वो सभी को डोनेट कर सकता है अपना ब्लड, वो सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। उसी तरीके से हमारा जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप, ये क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ए ब्लड ग्रुप हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। मींस ये ऐसा होता है कि सबसे खून ले सकता है, मतलब इसको कोई इसका किसी से कोई गिला शिकवा नहीं होता है, इसको दे दो तो ए से भी ले लेता है, बी से भी ले लेता है, ए बी से भी ले लेता है, ओ से भी ले लेता है, तो ये सबसे लेता है, तो इसलिए हम इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, सबका ब्लड ये एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। यहाँ तक बात होगी। तो ये हो गया हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारी की क्या थी, आरएच ग्रुपिंग। नेक्स्ट क्या था हमारा, आरएच ग्रुपिंग। देखो आरएच ग्रुपिंग क्या होती है, आरएच ग्रुपिंग जो होती है सबसे पहले आरएच जो है कि आरएच फैक्टर होता है, मतलब ये भी एक एंटीजन होता है जो कि आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, आरएच फैक्टर जिसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आरएच फैक्टर या फिर जो आरएच एंटीजन है सबसे पहले रेसिस मंकीज में देखे गए थे। कहाँ देखे गए थे, रेसिस मंकीज में देखे गए थे सबसे पहले, तो उसी के बेसिस पे इसका नेम पड़ गया आरएच ग्रुपिंग या आरएच फैक्टर। ये भी क्या होता है कि एक एंटीजन होता है, आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो नॉर्मल क्या होता है, अगर आरबीसी के सरफेस पे जैसे कि हमारा आरबीसी सेल है, तो आरबीसी के सरफेस पे अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है या आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, आरएच पॉजिटिव। अगर आरबीसी के सरफेस पे आरएच एब्सेंट है तो ये हमारा आरएच नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब इसको इंडिकेट कैसे किया जाता है, ये जैसे हमने 4 ब्लड ग्रुप्स पढ़े थे, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। अब हमने देखा होगा कि कई बार मतलब हमने ये देखा होगा कि कैसे बोलते हैं कि भाई मेरा ब्लड ग्रुप जो है ए पॉजिटिव है, मेरा बी पॉजिटिव है, मेरा ए बी पॉजिटिव है, मेरा ओ पॉजिटिव है, मेरा ओ नेगेटिव है, ए नेगेटिव है ना। इस तरीके से हमने ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव जो देखा है, तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो वहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट जो किया जाता है यहाँ पे, वो हमारा आरएच फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आरएच फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, राइट, और उसके सरफेस पे आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पे, तो वो हमारा ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, आरएच तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए पॉजिटिव, राइट। सेम वे में एक और पर्सन है जिसके ब्लड ग्रुप जो है ए है, लेकिन उसके आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन जो है एब्सेंट है। दैट मीन्स उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो ये जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड ग्रुप में कि ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव, किससे आता है, वो हमारे आरएच फैक्टर से आते हैं। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जो हमारे ये आरएच फैक्टर है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, ये जो आता है जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब ना इसका नाम सुन के सिर्फ घबरा मत जाना कि हाय दीदी ने क्या बोल दिया, इतना भारी भरकम नेम। टेंशन मतलब जितना बड़ा नेम है इसका उतना ही इजी कॉन्सेप्ट ये है। और दूसरी बात, अगर आपने इसका टर्म या इसका याद कर लिया, जो इसका टर्म है जो इसका नेम है, इसी में ही इसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है। तो देखो क्या है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रो क्या होता है हमारा, इरिथ्रो मीन्स हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। याद है ना, हम रेड ब्लड सेल्स को साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। तो वहीं से ये इरिथ्रो आए। इरिथ्रो मीन्स हमारे आरबीसी हो गए, ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्टोजना, यानी ब्लास्ट हो जाना, डैमेज हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब हमारे आरबीसी जो है डैमेज हो रहे हैं, आरबीसी जो है ब्लास्ट हो रहे हैं, आरबीसी जो हमारे खत्म हो रहे हैं, आरबीसी हमारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, राइट, जो आपको ठीक लगे, कन्वीनियंट लगे।
अब बात आती है कि यहाँ ये कहाँ पे अकर हो रहा है, कहाँ हमारे आरबीसीज जो है डैमेज हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो ये कहाँ हो रहा है, ये फिटालिस यानी फीटस के अंदर। फीटस के अंदर जो हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है वो उनका डैमेज होना, उनका डिस्ट्रक्शन होना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। राइट, ये क्लियर बात। फिटालिस अब हम किसे बोलते हैं, फिटालिस यानी फीटस, यानी यूरी से पहले जो बच्चा जो होता है मदर के वॉर्म में जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं फीटस, डेवलपिंग फीटस उसे बोलते हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्टेज में उस फीटस में जो उसके जो आरबीसीज जो प्रेजेंट है, उसके बॉडी में जो आरबीसीज जो फॉर्म हो रहे हैं उनका ब्रेकडाउन होना, उनका डैमेज हो जाना, खत्म हो जाना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। राइट, ये कंडीशन है। अब बात आती है कि ये कंडीशन क्या है, इसका किस तरीके से आरएच फैक्टर या आरएच ग्रुपिंग वाला जो है उससे लेना देना है, तो ये चीज हम समझते हैं। तो जनरली क्या होता है, देखो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखो जनरली क्या होता है कि हमने क्या पढ़ा कि आरएच फैक्टर का हमारा क्या होता है, दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आरएच पॉजिटिव होगा या आरएच नेगेटिव, ये दो कंडीशंस हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है कि जो अगर मदर हमारी होती है आरएच नेगेटिव, अगर हमारी मदर जो होती है आरएच नेगेटिव होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, फर्स्ट चाइल्ड की अगर हम बात करें, जो उसका फर्स्ट चाइल्ड जो हो गया सपोज करो वो हमारा आरएच पॉजिटिव हो गया, मदर है वो आरएच नेगेटिव है, फर्स्ट चाइल्ड जो है वो आरएच पॉजिटिव है। राइट, ये बात यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होता है, जो फीटस की जब डेवलपमेंट होती है प्रेगनेंसी में, जो फीटस की डेवलपमेंट होती है, तो जो फीटस है ये कंप्लीटली प्रोटेक्ट होता है प्लासेंटा के थ्रू। ठीक है, प्लासेंटा जो पूरा फीटस को जब कवर करके प्रोटेक्ट करके रखता है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर और फीटस जो होते हैं, मदर और चाइल्ड जो होते हैं, उनके बीच में मतलब ब्लड की मिक्सिंग बिल्कुल नहीं होती, पूरा जो उनका सेपरेट आउट रहता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है, डिलीवरी के टाइम पे देयर आर चांसेस कि सम अमाउंट ऑफ ब्लड जो है दोनों मदर और फीटस के बॉडी में जो है इंटरमिक्स हो जाता है, मतलब कि मदर का कुछ ब्लड जो है फीटस में चला जाता है, तो फीटस का कुछ ब्लड जो है मदर में चला जाता है। तो उस कंडीशन में, उस केस में क्या होता है, अब देखो मदर क्या थी, हमने आरएच नेगेटिव थी, फर्स्ट चाइल्ड जो है हमारा क्या था आरएच पॉजिटिव। डिलीवरी के टाइम पे अगर ब्लड जो है मदर के अंदर में गया, मदर की बॉडी में गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो नेगेटिव था, अब इसके पॉजिटिव आ गया, तो मदर की बॉडी क्या करेगी, मदर की बॉडी इसको एज अ फॉरेन पार्टिकल की तरह एक्ट करेगी और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म कर लेगी। क्या फॉर्म कर लेगी, एंटीबॉडीज फॉर्म कर लेगी आरएच फैक्टर की, आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मदर की ब्लड में क्या फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे, मतलब डिलीवरी हो गई बेबी की और उसके बाद मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्म हो गई आरएच फैक्टर के अगेंस्ट में। राइट, यहाँ की चीज क्लियर हो गई। वहीं पे अगर मदर का ब्लड जो है चाइल्ड में जाता है, तो मदर पे कैसे आरएच नेगेटिव है, तो इस बच्चे पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, नॉर्मली जो है हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। प्रॉब्लम मेन जो क्रिएट होती है वो होती है सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे। जब सेकंड प्रेगनेंसी आएगी उस टाइम पे प्रॉब्लम होगी। अब देखो इस टाइम सेकंड केस में क्या होगा, अगेन हमारी मदर कैसी है, यहाँ पे मदर है हमारी कैसे आरएच नेगेटिव। अगर यहाँ पे भी सेकंड चाइल्ड अगर हम बात करते हैं, सेकंड चाइल्ड अगर आरएच नेगेटिव हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजिली यहाँ पे मतलब जो है ठीक है। सेकंड वाले की केस की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड चाइल्ड जो होगा, चाहे वो अब हमारा आरएच, अब सेकंड चाइल्ड की अगर हम बात करें, सेकंड वाले की हम बात करते हैं, अगर ये भी हमारा आरएच पॉजिटिव होता है, तो इस केस में क्या होगा, जब तक प्रेगनेंसी चलती रहेगी, मतलब प्लासेंटा प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे अगेन यहाँ पे मिक्सिंग होगी, बच्चे के मदर और चाइल्ड के ब्लड के बीच में मिक्सिंग हो जाती है। तो यहाँ से ब्लड जो है मदर का ब्लड चाइल्ड में चला गया और चाइल्ड का ब्लड जो है मदर में चला गया, इस तरीके से। तो जब मदर से चाइल्ड का ब्लड आएगा, तो इस टाइम मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, मदर के ब्लड में यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। वो एंटीबॉडीज कहाँ से आई, वो एंटीबॉडीज फर्स्ट चाइल्ड के ब्लड मिक्सिंग के टाइम पे उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्म हुई थी, तो वो एंटीबॉडीज अभी मदर की ब्लड में प्रेजेंट है। राइट, तो एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट है, आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट। और यहाँ पे जो हमारा फीटस जो डेवलपिंग फीटस है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच पॉजिटिव। तो ये ब्लड जो है मदर से ब्लड जो है फीटस में आएगा, तो ये ब्लड मदर का ब्लड क्या करेगा, फीटस का जो ब्लड है जो कि आरएच पॉजिटिव है उसके अगेंस्ट उसके पास एंटीबॉडीज है, तो ये फीटस की ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज को डैमेज या डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा। राइट, तो क्या कर देगा, उसके ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा। और इट कैन बी अ फीटल कंडीशन, एक फीटल कंडीशन में टेक प्लेस हो सकता है, बिकॉज कई बार फीटल केसेस हो सकता है या अनीमिया कंडीशन कॉज हो सकती है, बच्चे में सीवियर अनीमिया कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन जो है कंडीशन है उसको हम बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, जो कि हमारे मदर की अगर मदर आरएच नेगेटिव और चाइल्ड आरएच पॉजिटिव है उस केस में हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि मैरिज के टाइम पे जो पार्टनर्स हैं उन्हें एक दूसरे का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, कि सो दैट अगर वुमेन जो है आरएच नेगेटिव और फादर आरएच पॉजिटिव है, तो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सके रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन, कि कोई प्रॉब्लम ना हो या जो भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट जो है अपना इनिशिएटिव शुरू कर सकते हैं। राइट, यहाँ तक की बात क्लियर हो, यहाँ तक हम लोग पूरा अपना ब्लड ग्रुपिंग देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कोआगुलेशन ऑफ ब्लड।
क्या बात करते हैं, कोagulation ऑफ ब्लड। कोagulation ऑफ ब्लड क्या होता है कि मतलब अगर हमें कहीं पे भी चोट वगैरह लग जाती है, कट वगैरह आ जाता है, तो सडनली आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि हमारी जो ब्लड है वो ब्लीडिंग जो है ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कोagulation ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग। ठीक है, मतलब क्लॉट हो जाता है हमारा ब्लड और जो ब्लीडिंग है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है आफ्टर सम टाइम अगर हमें कहीं पे भी चोट वगैरह लगती है। ठीक है, ये चीज़ बहुत कॉमन है और हमने देखी है, कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, ये चीज़ हमें पता है। लेकिन इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है, किस तरीके से हमारा जो ब्लड है ऑटोमेटिकली खुद से क्लॉट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, वो क्या है वो हम पढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो ये सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा कोagulation ऑफ ब्लड है, ये जो प्रोसेस है ये कैस्केड प्रोसेस है, विच मीन्स कि एक लॉन्ग चेन प्रोसेस है, मतलब इसमें काफ़ी सारे रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं, केमिकल रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप जो है इन्वॉल्व होती है। तो क्या है कुछ बेसिक जो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस जो इन्वॉल्व होती हैं वो हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक प्रोटीन होता है जो कि प्रेजेंट होता है, जिसका नाम हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये एक्टिवेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होकर ये थ्रोम्बिन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। थ्रोम्बिन जो है इसका एक्टिव फॉर्म हो जाता है। अब थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करता है, ये फर्दर फाइब्रिनोजन प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। फाइब्रिनोजन हमने देखा था कि फाइब्रिनोजन जो है कि हमारे ब्लड प्रोटीन या प्लाज्मा प्रोटीन होती है, जो कि हमने देखा वहाँ पे पढ़ा था कि प्रोटीन फैक्टर में रोल प्ले करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में इसका फंक्शन क्या होता है, राइट। तो जो थ्रोम्बिन है वो फर्दर फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करती है। फाइब्रिनोजन अगेन इन टर्न जो है फाइब्रिन प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। फाइब्रिन जो होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स फॉर्म कर लेता है। फाइब्रिन जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं काफ़ी सारे और ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड फॉर्म कर लेता है। अब फाइब्रिन क्या करता है, फाइब्रिन जो हमारी कट साइट है, जहाँ पे हमें चोट लगी है, जहाँ पे कट लगा है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो उस साइड पे पर्टिकुलर साइड पे क्या होता है, वहाँ पे सिक्रेट होता है, वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। तो एक्टिवेट होता है तो वहाँ पे थ्रेडों का एक नेटवर्क फॉर्म कर लेता है। तो ये जो थ्रेड का जो नेटवर्क है ये क्या करता है, जो भी हमारे कट साइट है तो वहाँ पे जो भी हमारे सेल्स डैमेज हुए हैं, वेदर इट इज़ RBC, WBC, प्लेटलेट्स, तो जिस टाइप के भी जो हमारे सेल्स डैमेज हुए हैं वहाँ पे कट साइट पे, उन सबको क्या करता है, वुंड साइड पे जो भी यहाँ पे सेल्स हमारे डैमेज जो है उन सबको क्या करता है, मतलब उनके साथ ये बाइंड अप हो जाता है, मतलब उन सबको पकड़ लेता है और एक तरीके से एक बल्क फॉर्म कर लेता है, मतलब ब्लॉकेज हो जाती है, वहाँ पे क्लॉट सब फॉर्म हो जाता है। तो वो पर्टिकुलर क्लॉट जब कट साइड पे फॉर्म होता है तो क्या करता है, फर्दर ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। जो पर्टिकुलर ब्लीडिंग हो रही थी वहाँ से उसको वो ब्लॉक कर देता है, क्योंकि क्लॉट किससे फॉर्म करता है, फाइब्रिन जो थ्रेड ऑफ नेटवर्क होता है उनके साथ जो हमारे जो डैमेज ब्लड सेल्स है वो वहाँ पे बाइंड हो जाते हैं और इस तरीके से मिलकर एक वो क्लॉट वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारा जो हमारी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा कोagulation ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड टेक प्लेस करती है, राइट। यहाँ की बात हमें समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि जो हमारा कोagulation ऑफ ब्लड है यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स आप बोल सकते हो, उनका भी मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कैल्शियम आयंस की बात करें तो कैल्शियम आयन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लॉटिंग में, मतलब ये जो हमारे प्रोटीन्स वगैरह जो एक्टिवेट हो रहे हैं या कि जो हमारे कैस्केड प्रोसेस है इन सबको एक्टिवेट करने में जो हमारे कैल्शियम आयंस है वो मेजर रोल प्ले करते हैं, राइट। यहाँ तक की बात क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाता है, लिम्फ। लिम्फ जनरली क्या होता है, देखो अब हमें पता है कि जो हमारा ब्लड है वो हमारा बॉडी फ्लूइड है और ब्लड हमें पता है कि हमारे थ्रू आउट द बॉडी उसका सर्कुलेशन होता है। तो क्या होता है जब ब्लड जो है हमारे टिश्यू लेवल पे जाता है, टिश्यू के लेवल पे जब सप्लाई होता है थ्रू द ब्लड वेसल्स के फॉर्म में, ब्लड वेसल्स के थ्रू जब ब्लड हमारा टिश्यूज तक सप्लाई किया जाता है तो टिश्यू साइड पे क्या होता है, कैपिलरीज के थ्रू, विच इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल। तो कैपिलरीज के थ्रू जब ब्लड सप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड की लीकेज होती है। ब्लड की लीकेज हो जाती है, ब्लड लीकेज कहाँ पे हो जाता है, तो जो ब्लड लीकेज होकर कलेक्ट कहाँ पे हो जाता है, बिटवीन द इंटर टिश्यूज के बीच में, इंटरस्टिशियल साइड्स में वो ब्लड जो है कलेक्ट होने लगता है। तो उस पर्टिकुलर ब्लड को जो कि टिश्यूज में लीकेज हो रहा है, टिश्यूज के बीच में या इंटरस्टिशियल स्पेस में लीकेज हो रहा है, उस पर्टिकुलर ब्लड को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर लिम्फ, उसी को हम लिम्फ बोलते हैं। ये जो फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड, ये कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है, बिकॉज इसमें जनरली RBC और प्रोटीन जो है ये लैक कर जाते हैं, मतलब कि जो हमारी ये कैपिलरीज है उससे जो ब्लड का लीकेज होती है तो उस टाइम पे सिर्फ मतलब RBC और प्रोटीन्स को छोड़ के रेस्ट ऑफ जो हमारा जो ब्लड कंपोजिशन जनरली आप बोल सकते हैं जो प्लाज्मा है उसका लीकेज होता है। ठीक है, प्लाज्मा प्लस WBC का यहाँ पे हमें लीकेज देखने को मिलता है। तो हम ये बोल सकते हैं लिम्फ में मेन इसलिए हमारा ये कलरलेस होता है, प्लस लिम्फ में हमारे अगर ब्लड सेल्स की बात करें तो सिर्फ हमारे WBC हमें देखने को मिलता है, विच इज़ अ वाइट ब्लड सेल्स। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम आगे देखें तो जो हमारा लिम्फ होता है, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, विलाई हमने पढ़ा था,
डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होता है, तो विलाई का वहाँ पे फंक्शन क्या होता है कि वो फैट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो ये भी एक तरह का इसका लिम्फ का फंक्शन है। तो लिम्फ जनरली क्या करता है, लिम्फ हमारा इस तरीके से एक सिस्टम पूरा फॉर्म हो जाता है हमारी बॉडी में, जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारा क्या होता है, थ्रू आउट द बॉडी जहाँ पे भी हमारे इस ब्लड की या टिश्यू फ्लूइड की लीकेज होती है उसको कलेक्ट करता है, और फिर एट लास्ट फिर क्या करता है, जो हमारा हार्ट का जो एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं राइट आर्टरियम, ये उसको सप्लाई कर देता है फॉर इट्स फर्दर प्यूरिफिकेशन, फर्दर प्रोसेस के लिए, राइट। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब हम आगे देखते हैं। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन की। हमारा जो ब्लड है उसका बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेशन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो उसको अब हम उसकी बात करेंगे, दैट मीन सर्कुलेटरी पाथवेज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे सर्कुलेटरी पाथवेज जो होते हैं, ब्लड के जो सर्कुलेटरी पाथवेज, तो ये दो तरह के देखने को मिलते हैं इन ऑल ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो दो तरह के हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड है थ्रू आउट द बॉडी ओपनली, मतलब इस तरीके से सर्कुलेट होता है, मतलब फुल बॉडी में, कि दैट मीन्स कि वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह के आपको नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स या कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं प्रेजेंट होंगे। नॉर्मली वहाँ पे क्या होता है कि जो हार्ट है, हार्ट से ब्लड रिलीज हुआ और थ्रू आउट द बॉडी वो ओपन में सर्कुलेट हो गया, राइट। तो उसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जनरली हमें आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस में देखने को मिलता है। सेकंड हमारा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा ब्लड है प्रॉपरली हार्ट से निकलने के बाद, हार्ट से पंप आउट होने के बाद वो थ्रू आउट अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स बॉडी में सप्लाई किया जाता है फ्रॉम हेड टू टू रीजन तक। इसीलिए उसको हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, बिकॉज वो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू ही बॉडी में ब्लड सप्लाई किया जाता है। इस तरीके से ब्लड बॉडी में ओपनली में ब्लड जो है प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि जो हमारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उसमें मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट्स देखने को प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली हार्ट क्या होता है, हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा हार्ट होता है वो पंपिंग ऑर्गन होता है। पंपिंग ऑर्गन ये क्या पंप करता है, ये ब्लड पंप आउट करता है और फिर वो जो ब्लड है ब्लड वेसल्स के थ्रू आउट द बॉडी सप्लाई किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि टू चैम्बर हार्ट हमें किन वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलते हैं, तो फिशेज में हमें टू चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। फिशेज में टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। टू चैम्बर्स में मतलब एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ये ऑरिकल होगा, ये वेंट्रिकल, ये टोटल हमारा एक हार्ट हो गया, एक ऑरिकल है एक वेंट्रिकल है। फिशेज में गिल्स प्रेजेंट होता है, ये टिश्यू होता है। तो देखते हैं किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यूज से लेते हैं। टिश्यूज से लिया कि टिश्यूज से जो ब्लड रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, तो टिश्यूज जनरली क्या करते हैं, अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है ब्लड में रिलीज कर देते हैं। टिश्यूज या सेल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रिलीज कर देते हैं। तो उस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। दैट मीन्स टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑरिकल के अंदर एंटर हुआ, ऑरिकल से वेंट्रिकल में मूव किया, वेंट्रिकल से फिर अगेन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो गिल्स के पास गया। गिल्स क्या करता है, गिल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से CO2 जो है उसको बाहर रिलीज कर देता है और बाहर के सराउंडिंग से ऑक्सीजन का इनटेक कर लेता है। गिल्स क्या करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें से CO2 को रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन का बाहर से इनटेक कर लेता है। तो यहाँ पे गिल्स के पास क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है उसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड से ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फर्दर हमारे टिश्यूज को सप्लाई कर दिया जाता है ताकि वो ऑक्सीजन का यूटिलाइज कर ले। तो टिश्यूज क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं और इन टर्न CO2 रिलीज कर देते हैं ब्लड में। तो अगेन हमारा ब्लड कैसे हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू चलते रहता है। इसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि एक सिंगल स्टेप में ही पूरा हमारा सर्कुलेशन कंप्लीट हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, कि ब्लड यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड आया, हार्ट में गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, गिल्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर ये तो हमारा एक पूरा सिंगल पाथवे हुआ। तो ये सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। टू चैम्बर्ड हार्ट होता है किसमें, फिशेस में हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्री चैम्बर्ड हार्ट हमें किसमें देखने को मिलता है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में हमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। एक्सेप्शनल केस होता है हमारा क्रोकोडाइल, जो कि रेप्टाइल्स में आता है। क्रोकोडाइल्स में हमें फोर्थ चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है, जो कि हम आगे देखेंगे, राइट। तो जो थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें टू ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल, टू ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल्स होता है। अब देखो इसमें किस तरीके से फंक्शन होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा हार्ट हो गया, ये टिश्यू हो गया, लंग्स हो गया। क्योंकि हम एम्फीबियंस रेप्टाइल्स की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो इनमें लंग्स प्रेजेंट होता है फॉर एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, राइट। तो अब अगेन वही चीज़ देखो, टिश्यूज से जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, वो हमारा राइट ऑरिकल में फिल हुआ, राइट ऑरिकल में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर वहाँ से वो वेंट्रिकल में मूव हुआ। एट द सेम टाइम पर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब यहाँ पे जो काम गिल्स कर रहा था वही काम लंग्स में
मतलब वही काम हमारे एम्फीबियन रेप्टाइल्स में लंग्स क्या कर रहा है, ये हमारे जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई कर रहा है। दैट मीन्स ब्लड में CO2 को रिलीज कर रहा है और थ्रू एक्सेलेशन और इनहेलेशन के थ्रू इनहेल कर रहा है ऑक्सीजन और ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड बना है। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे लेफ्ट ऑरिकल में एंटर कर रहा है। तो जब ऑरिकल्स में ब्लड आता है, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, तो यहाँ तक कि हमारा जो ब्लड है ये सेपरेट आउट रहते हैं, मिक्सिंग नहीं होती डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। लेकिन यहाँ से जैसे ये वेंट्रिकल में मूव करते तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल वेंट्रिकल है, तो इसी में हमारा ऑक्सीजनेटेड भी आ रहा है और इसी में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है। तो यहाँ पे स्लाइटली मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है। और वेंट्रिकल से क्या होता है कि वेंट्रिकल से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से आता है वो टिश्यूज के पास चला जाता है, और वहीं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो टिश्यू से हम लेके आ रहे थे वो हमारे लंग्स के पास जाता है फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अब अगर आपने नोटिस किया तो यहाँ पे हमें दो साइकिल्स देखने को मिले, दो टाइप ऑफ सर्कुलेशंस देखने को मिले। एक हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है और एक तरफ हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो टू टाइप ऑफ सर्कुलेशंस देखने को मिला, लेकिन जो टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन से कंप्लीट नहीं हो रहा, बिकॉज वेंट्रिकल में यहाँ पे जहाँ पे इनकी मिक्सिंग हो रही है, हमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखने को मिल रही है किसकी, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो इसीलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन तो हो रहा है, लेकिन ये किस तरह का हो रहा है, इनकम्प्लीट है, प्रॉपर डबल सर्कुलेशन नहीं हो रहा, राइट। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। उसी तरीके से अगर हम 4 चैम्बर हार्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 ऑरिकल्स हो जाते हैं इसी तरीके से, और नीचे हमारे 2 वेंट्रिकल्स हो जाते हैं, जो कि हमें मैमल्स में प्लस क्रोकोडाइल में देखने को मिलता है 4 चैम्बर हार्ट। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे टोटल सेपरेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन चलता है और टोटली सेपरेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन चलता है साइमल्टेनियसली। तो इसीलिए उसको हम कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन सिस्टम हमें 4 चैम्बर्ड हार्ट में देखने को मिलता है, जो कि हमारे मैमल्स और क्रोकोडाइल्स में देखने को मिलता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की अब हम थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, राइट। तो अब और डबल सर्कुलेशन होता है, यहाँ पे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो ये हमारा हार्ट हो गया, इसमें 4 चैम्बर्स हो गए, ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये क्लियर है यहाँ तक कि ये हमारा लंग्स हो गए और यहाँ पे हमारे बॉडी पार्ट्स हो गए, टिश्यू साइट आप बोल सकते हो। तो मैकेनिज्म सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक से किस तरीके से रहता है। जैसे डबल सर्कुलेशन है ना, तुम देख रहे हैं, तो फॉर श्योर जैसे हमने सभी में देखते आ रहे हैं कि लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वो हमारा क्या होता है, ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड है, बिकॉज यहाँ से प्यूरीफाई हो गया है। तो लंग्स से ह्यूमन्स में लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है वो लेफ्ट ऑरिकल के अंदर एंटर करता है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ्ट ऑरिकल के अंदर एंटर किया, लेफ्ट ऑरिकल से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर मूव किया। फिर एट द सेम टाइम बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट ऑरिकल में फिल हुआ, राइट ऑरिकल से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में मूव किया। ये जो दोनों पाथवे साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, राइट। अब क्या होगा, अब जैसे दोनों हमारे वेंट्रिकल्स फिल हो गए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, अब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होगा फॉर इट्स फर्दर यूटिलाइजेशन, सो दैट कि जो बॉडी पार्ट्स हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन का इनटेक कर सके अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। उसी तरीके से राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा लंग्स में सप्लाई कर दिया जाएगा, ताकि वहाँ पे जाके वो उसका प्यूरिफिकेशन हो सके, यानी कि CO2 जो है ब्लड में से रिलीज हो सके और ऑक्सीजन जो है ब्लड में इनटेक हो सके। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये 2 डबल सर्कुलेशन हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। यहाँ तक कि क्लियर, ये मेन एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। तो अब हमने ये भी देख लिया कि जो हमारा ये तो हमारा हार्ट हो गया, जो कि हमारा पंपिंग ऑर्गन है, जो कि ब्लड पंप करता है, और ये हमारे ब्लड वेसल्स हो गए हैं जिसके थ्रू ब्लड जो है थ्रू आउट द बॉडी सप्लाई किया जाता है, राइट। तो अगर हम बेसिक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा हार्ट होता है वो मीसोडर्मली डिराइव्ड होता है, मीसोडर्मल लेयर से डिराइव्ड होता है। जो हार्ट होता है हमारा थोरैसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। हार्ट हमारा थोरैसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट, और स्लाइटली जो है लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। क्यों, अगर हम बात करें इसका रीज़न ये होता है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है थोड़ा थिक होता है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो थिक होता है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल, इसलिए स्लाइटली जो है लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। जो हमारा हार्ट है ये डबल मेम्ब्रेन बैग से कवर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, ठीक है। डबल लेयर होती है इसकी, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, और उन 2 लेयर्स के बीच का जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये बेसिक थिंग्स हो गए जो कि हमें पता होनी चाहिए इस अपने हार्ट के रिगार्डिंग, राइट। अब हम जो मेन ब्लड वेसल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते। देखो, मेन जो हमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं मेन 2 तरह की होती हैं। मेन 2 टाइप की ब्लड वेसल्स हमें देखने को मिलती है, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स।
आर्टरीज जो होती है ना जनरली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है थ्रू आउट द बॉडी। जहाँ जहाँ भी हमारी बॉडी में आर्टरीज प्रेजेंट होगी दैट मीन्स इट इज हैविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑन द सेम टाइम जो वेन्स होती हैं वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट मीन्स अगर हमारी बॉडी में जहाँ भी वेन्स हमें प्रेजेंट अवेलेबल है वो हमारा क्या कैरी करिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन दोनों ही केसेस में एक एक एक्सेप्शनल प्रेजेंट होता है। तो देखते हो क्या है, जो जैसे हम बात करें लंग्स से जो ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लेफ्ट ऑरिकल में उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी। उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी मतलब लंग्स से लेकर तो वो लंग्स को हम पल्मोनरी वो है पल्मोनरी वेन। अभी हमने क्या पढ़ा था, वेन्स जो होती है उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। लेकिन यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है ये एक एक्सेप्शनल केस है जो कि लंग्स से लेफ्ट ऑरी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो उसी तरीके सेम मैनर में राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स को सप्लाई करती है। अगेन आर्टरी का हमने देखा था कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है ये एक एक्सेप्शनल केस है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक। राइट, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ एक और चीज़ देख लेते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड हमारे बॉडी में सप्लाई किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑर्टा, जिस ब्लड वेसल के थ्रू इन द सेम मैनर बॉडी पार्ट से या बॉडी साइड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ब्लड वेसल और राइट ऑरिकल में सप्लाई करती है उसको हम बोलते हैं वेना कावा। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब हम आगे तक बात करते हैं जो ब्लड वेसल्स हार्ट के अंदर एंटर करती है और जो उससे निकलती हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जिनके बारे में पढ़ चुके हैं अभी। देखो जैसे अभी हमने देखा था कि वेना कावा होती है, जैसे हमने कॉमन देखी थी वेना कावा। वेना कावा क्या करती है, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है राइट ऑरिकल में। तो क्या होता है कि जो हमारे अपर बॉडी पार्ट से जो वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है राइट आर्टरी में उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। उसे क्या बोलते हैं हम, सुपीरियर वेना कावा। उसी तरीके से जो वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लोअर बॉडी पार्ट से लेके आती है राइट ऑरिकल में उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना कावा। राइट, यहाँ तक कि क्लियर हो गई। पल्मोनरी आर्टरी हमने देखा था कि पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये एक एक्सेप्शनल केस होती है। ये क्या करती है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स में सप्लाई करती है। वहीं पे जो पल्मोनरी वेन है ये वेन्स का एक एक्सेप्शनल केस है जो क्या करती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में सप्लाई करते हैं। राइट, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हमने देखा था कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे जो ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यहाँ पे हमने देखा था लेफ्ट वेंट्रिकल, इससे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी में सप्लाई किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑर्टा। सो क्या बोलते हैं हम, ऑर्टा। उसी तरीके से अब ये चीज़ देख ली हमने कि भाई बॉडी थ्रू आउट द बॉडी को हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर दिया ऑर्टा के थ्रू, लेकिन हम एक चीज़ मिस करें कि अब हमारा जो हार्ट है वो भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो ये भी तो कंटिन्यूसली 24/7 फंक्शन कर रहा है। तो इसको भी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इसको भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इससे भी तो ब्लड की ज़रूरत है। इसको कौन ब्लड सप्लाई करेगा, राइट, ये पॉइंट आता है ना कि इसे कौन सप्लाई करेगा। तो हार्ट मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करती है उन ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो स्पेसिफिकली जो है हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। राइट, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं हार्ट वॉल्स की, कि हार्ट में कुछ वॉल्स रिप्रेजेंट होते हैं उनकी। अब हम उनकी बात करते हैं। जैसे कि अगर हम यहीं इसी डायग्राम में ही देखें तो जैसे हमारी जो 4 चैम्बर्स हैं इनके बीच में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बात करें कि राइट और लेफ्ट ऑरिकल से ये ओपन होता है, ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव करता है। सेम वे में राइट ऑरिकल से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में मूव करता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे इनके बीच में कुछ वॉल्स प्रेजेंट होंगी। तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जो मूवमेंट, यहाँ पे जो ओपनिंग होती है, यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं ट्राइकुस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं, ट्राइकुस्पिड वॉल। और क्या बोलते हैं इसको, आप देखो ये राइट साइड में है, राइट साइड में हार्ट के, और किसके बीच में है, आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में। तो राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल भी बोलते हैं, राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल बोलते हैं, और इसको हम ट्राइकुस्पिड वॉल्स भी बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो ओपनिंग है यहाँ पे 3 वॉल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ तक की बात क्लियर। इन सेम मैनर में अगर हम लेफ्ट साइड में बात करें तो लेफ्ट साइड में जो यहाँ ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग हमारे लेफ्ट साइड में ऑरिकल और वेंट्रिकुलर के बीच में। तो अगेन ये हमारी क्या हो जाएगी, लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। क्या हो जाएगी, लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। और इसको हम क्या बोलते हैं, बाइकुस्पिड वॉल या माइट्रल वॉल। बाइकुस्पिड वॉल्व या माइट्रल वॉल। बाइकुस्पिड मतलब यहाँ पे जो ओपनिंग हो रही है तो यहाँ पे 2 वॉल्स प्रेजेंट होती है। जैसे हमने राइट साइड में देखा तो यहाँ 3 वॉल्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको ट्राइकुस्पिड बोलते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे 2 वॉल्स प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको बाइकुस्पिड बोलते हैं। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है एकदम, ठीक है। अब आप आगे देखते हैं। अब ये वाली ओपनिंग तो क्लियर हो गई। अब हमने देखा था कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल है यहाँ से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में सप्लाई होता है। सेम वे में जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से जो ब्लड है वो ऑर्टा में जो है
सप्लाई किया जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी अगेन ओपनिंग होगी। तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो यहाँ पे जो ओपनिंग्स होती है इन्हें हम बोलते हैं सेमी लूनर वॉल। क्या इन्हें बोलते हैं? सेमी लूनर वॉल। अब देखो याद कैसे रखना है, देखो राइट वेंट्रिकल से ये हमारे किस में जा रहे हैं? लंग्स में जा रहे हैं। किसके थ्रू जा रहे हैं? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी? पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल। क्या हो जाएगी हमारी? पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल। उसी तरीके से जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से ये ब्लड जो है सप्लाई हो रहा है ऑर्टा में, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल है सेमी लूनर वॉल, कौन सी? ऑर्टा या ऑर्टिक सेमी लूनर वॉल। क्लियर है यहाँ तक? कि जनरली दो टाइप ऑफ वॉल्स हमें देखने को मिलती है। आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल जाती है बाइकुस्पिड ट्राइकुस्पिड जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाती है हमारी सेमी लूनर वॉल जिसे हम पल्मोनरी वॉल बोलते हैं और ऑर्टिक वॉल बोलते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई एकदम। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, जो हमारा हार्ट है उसमें कुछ कंडक्टिंग टिश्यूज या कनेक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट होता है। हार्ट में हमारे कुछ कंडक्टिंग या कनेक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट है। अब हमने जैसे देखा कि हमने पढ़ा कि हमारा हार्ट क्या होता है? पंपिंग ऑर्गन होता है। ये 24/7 जो है ब्लड पंप करते रहता है, राइट। तो अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ये जो हमारा हार्ट है ये एक्साइट कैसे होता है, मतलब इसको सिग्नल कौन प्रोवाइड करता है? कौन जो है इसको सिग्नल देता रहता है कि तुम्हें फंक्शन करना है, तुम्हें अभी एक्साइट होना है, राइट, तुम्हें अभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है। तो क्या होता है कि जो हमारा हार्ट होता है ये ऑटो एक्साइटेबल होता है। हमारा हार्ट जो है ये ऑटो एक्साइटेबल होता है। दैट मीन्स ये खुद से एक्साइट होता है, खुद से ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो हमारा जो हार्ट होता है उसमें कुछ कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो ऑटो एक्साइटेबल होता है, जो खुद से एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट करते हैं कंटिन्यूसली। तो वो जो हमारे कंडक्टिंग टिश्यूज हैं वो कौन से होते हैं? तो देखो हमारा क्या होता है? एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पर्किंजे फाइबर्स। ये पर्टिकुलर चार टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, मतलब ठीक है। तो ये हमारे हार्ट पे प्रेजेंट होता है। अब ये कहाँ पे इनके प्रेजेंट होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि अब यही स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारा हार्ट है, ये राइट ऑरिकल्स, मतलब ये ऑरिकल्स हो गए और ये वेंट्रिकल्स हो गए। ये राइट साइड हो गया राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चीज़ हम देख चुके थे। ये हमारा राइट साइड में प्रेजेंट होती है जो वॉल प्रेजेंट होती है, कौन सी? आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल, वो हमारी होगी ट्राइकुस्पिड वॉल। सेम इधर पे हमारी बाइकुस्पिड वॉल प्रेजेंट। यहाँ तक की बात क्लियर है? प्लस एक चीज़ और आती है, देखो जो आप मेम्ब्रेन बोल लो, लेयर बोल लो, कि जो हमारे दोनों राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल को सेपरेट आउट करती है उसको हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। सेम वे में जो लेयर या जो मेम्ब्रेन राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करती है उसे हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट। उस सेप्टम को हम बोलते हैं, मतलब दोनों को सेपरेट करें ना, इंटर मतलब दो को सेपरेट करें। यहाँ तक बात क्लियर? अब हम बात करते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। तो सबसे पहले हम बोलते हैं एसए नोड। एसए नोड हमारे क्या होता है? साइनो आर्टेरियल नोड। साइनो आर्टेरियल नोड, साइनो आर्टेरियल नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो हमारा राइट ऑरिकल होता है उसके अपर साइड पे कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है एसए नोड, साइनो आर्टेरियल नोड। एसए नोड को ही हम बोलते हैं पेस मेकर। एसए नोड को ही हम बोलते हैं पेस मेकर, क्योंकि ये ही मेन नोड है, नोडल टिश्यू है जो कि ऑटो एक्साइटेबल होता है, जो कि एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट करता है, राइट। तो ये पर्टिकुलर हमारा वो नोडल है, ऐसे नोड। सेकंड जो हमारा था एवी नोड। एवी नोड जो होता है हमारा राइट ऑरिकल के इंफीरियर पोस्टीरियर रीजन में कॉर्नर साइड पे प्रेजेंट होता है, एवी नोड। इसको हम क्या बोलते हैं? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड हमारा क्या था? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर। ये आर्ट्रियो और वेंट्रिकुलर के बीच में प्रेजेंट होता है उसकी लेयर पे, तो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारा आ जाता है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस को हम एवी बंडल भी बोलते हैं। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से जो हमारा एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है, इसका जो सिग्नल है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो ये आगे फर्दर मूव किया, हमारा एवी बंडल में गया, फिर एवी बंडल से हमारे परकिंजे फाइबर्स इस तरीके से फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये मेंटिंग टिश्यूज जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। अब आता है कि एक्चुअली फंक्शन किस तरीके से करता है, किस तरीके से ओवरऑल जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और सिग्नल को जो कंडक्ट करता है। तो देखो क्या होता है, हमारा जो एसए नोड होता है ये ऑटो एक्साइटेबल होता है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, फिर जो सिग्नल जो है ये हमारा ऑरिकल्स जो है उनके पास थ्रू आउट द ऑरिकल मूव होता है। स्टिमुलस जो है ऑरिकल के पास जाता है, जब इनके पास जाता है ये इनको एक्साइट करता है, तो हमारे ऑरिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस टाइम पे ये एक्साइट होते हैं तो ये रिलैक्स हो रहे होते हैं। फिर जैसे ही सिग्नल जो हमारा एवी नोड के पास सप्लाई किया जाता है, एवी नोड से फिर ये हमारा एवी बंडल के पास जाता है। एवी नोड से एवी बंडल के पास हमारा सिग्नल गया, फिर वो सिग्नल जो है परकिंजे फाइबर्स के पास जाता है। परकिंजे फाइबर्स जो है ये फर्दर क्या करेंगे, हमारे वेंट्रिकल्स, बोथ साइड वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों को क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे। तो जब ये एक्साइट होते हैं तो ये दोनों क्या होता है, अपने रिलैक्स फॉर्म में आ जाते हैं। जो हमारे ऑरिकल्स ये रिलैक्स हो जाते हैं और ये एक्साइट होते हैं, दैट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आते हैं। तो ये रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके से जो हमारा पूरा प्रोसेस टेक प्लेस करता है। तो ये इस तरीके से हमारा जो एक्शन पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमारा जनरेट होता है इस तरीके से मूव करता है थ्रू दिस मैकेनिज्म। एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल से परकिंजे फाइबर्स जो कि थ्रू आउट हमारा वेंट्रिकल जो है उनको पूरे को एक्साइट करता है।
कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, राइट। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं हार्ट साउंड की। तो कैसे हमें पता है कि हमने पता है कि हमने मूवीज़ वगैरह में सुना है कि हमारा लोग बोलते हैं ना कि हार्ट किस तरीके से साउंड करता है, हार्ट की बीट क्या होती है, धक 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 धक, इस तरीके से साउंड करता है। बट एक्चुअल में जो हार्ट साउंड है वो धक धक नहीं होती। हार्ट साउंड होती है लब डब। हार्ट साउंड होती है लब डब। 2 वर्ड्स होते हैं, 2 साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं हार्ट में, लब और डब। जो लब होती है ये ट्राइकस्पिड और जो बाइकस्पिड वॉल्स जो होती है, जब इनकी क्लोजिंग होती है एट क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वॉल्स, जब हमारी इन वॉल्स की ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स की जब क्लोजिंग होती है तो यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, हार्ट की फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं लब। क्या बोलते हैं? लब। इन अ सेम मैनर जब हमारी सेमिल्यूनर वॉल्स की क्लोजिंग होती है, कौन कौन सी? पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल और ऑर्टिक सेमिल्यूनर वॉल, तो जब इन पर्टिकुलर वॉल्स की क्लोजिंग होती है तो हार्ट की सेकंड साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि होती है हमारी क्या? लब। ठीक है, तो लब साउंड प्रोड्यूस होती है एट क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वॉल्स, डब साउंड प्रोड्यूस होती है एट द क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्स। और इन्हीं ये कंटिन्यूसली इस तरीके से हमारी होती रहती है लब डब जो है। और ये साउंड्स होती है जो धक 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 जो वो साउंड नहीं होती है हार्ट की। हार्ट साउंड जो होती है वो लब डब ये होती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब एक चीज़ और यहाँ पे देख लेना कि जो हमारी वॉल्स जो प्रेजेंट है, हम बात करें कि सेमिल्यूनर वॉल और कस्पिड वॉल्स, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? देखो, ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, मतलब ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर के बीच में होती है और वेंट्रिकुलर और हमारे लंग्स और टिश्यू साइड्स के बीच में प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करती है? ये जो वॉल्स जो होती है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करती है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करती है। सपोज करो कि अब हमारा जो ब्लड है राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में मूव कर रहा है थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल, तो जब ये ओपन होती है तो ये ब्लड जो है यहाँ से इस ऑरिकल आर्टरिया से वेंट्रिकल में मूव करता है। और जैसे ही फिल हो जाता है या जैसे ये एम्प्टी हो जाता है तो ये वॉल क्लोज हो जाती है। क्लोज इसलिए हो जाती है कि सो दैट जो ब्लड हमारे वेंट्रिकल में एंटर किया है वो बैक वापस से ऑरिकल में मूव ना कर जाए, तो इसलिए वॉल्स जो है क्लोज हो जाती है। सेम तरीके से जो वेंट्रिकल वॉल्स है, जब ये सेमिल्यूनर वॉल्स में ब्लड सप्लाई करती है तो जैसे ब्लड सप्लाई कर देती है तो यहाँ पे वापस से ब्लॉक हो जाते हैं, क्लोज हो जाती है वॉल्स, ताकि वो जो ब्लड इन्होंने से पल्मोनरी वॉल में या ऑर्टा में सप्लाई किया वो बैक फ्लो ना हो जाए। तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए ये वॉल्स प्रेजेंट होती है और इन्हीं की ओपनिंग, इन्हीं की क्लोजिंग पे हमारी लब डब साउंड जो है या हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि जो हमारी हार्ट बीट है वो 72 पर मिनट है, दैट मीन्स, और हमें पता है 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड्स होते हैं, तो और 72 बीट्स हो रही है तो एक बीट कितने सेकेंड्स में कंप्लीट होती है? तो हमारी एक बीट जो है 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है। तो ये जो 0.8 सेकेंड में हमारी एक बीट कंप्लीट हो रही है तो एक सिंगल बीट को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि और कार्डियक साइकिल में हमें पता है कि क्या जनरली होता है। ये जो हार्ट बीट में हमारा क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है हार्ट का। मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन मिलकर हमारा एक कार्डियक साइकिल बनाता है। तो अब देखते हैं कि 0.8 सेकंड की जो एक कार्डियक साइकिल है उसमें किस तरीके से ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन टेक प्लेस करता है, वो देखते हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम सिस्टोल भी बोलते हैं। इन द सेम मैनर जो हमारा रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है उसको हम डायस्टोल बोलते हैं। तो अगर हमें जो 0.8 सेकंड की जो कार्डियक साइकिल है उसमें हम ऑरिकुलर की बात करें कि बोथ ऑरिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल जो होता है वो कितने सेकंड्स का होता है? वो 0.1 सेकंड का होता है। ऑरिकुलर्स का जो कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल होता है वो 0.1 सेकंड का होता है। दैट मीन्स उनका जो डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन वो कितना हो जाएगा? 0.7 सेकंड का। टोटल हमारा 8 सेकंड हो रहा है ना, 0.8 सेकंड, तो 0.1 सेकंड हमारा सिस्टोल हो गया यानी कॉन्ट्रैक्शन हो गया ऑरिकल का, और 0.7 सेकंड हमारा उसका डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन हो गया। सेम मैनर में अगर हम वेंट्रिकुलर की बात करें तो वेंट्रिकुलर में 0.3 सेकंड का सिस्टोल देखने को मिलता है यानी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, और वहीं पे 0.5 सेकंड का डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो वेंट्रिकल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एज कम्पेयर टू ऑरिकुलर ज़्यादा होता है, 0.3 सेकंड का होता है, यहाँ पे 0.1 सेकंड का होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब अगर यहीं पे आप एक चीज़ देखें कि कॉमन डायस्टोल ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर का कितना हो जाता है? कॉमन डायस्टोल की अगर हम बात करें तो 0.4 सेकेंड। अगर हम यहाँ पे कॉमन डायस्टोल की अगर हम इनकी बात करें तो 0.4 सेकेंड का हमें कॉमन डायस्टोल देखने को मिलता है ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर के बीच में, राइट। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इस तरीके से हमारी जो कार्डियक साइकिल है 0.1 सेकेंड, जो एक कार्डियक साइकिल है उसमें इस तरीके से मैकेनिज्म होता है सिस्टोल एंड डायस्टोल का। यहाँ तक की चीज़ क्लियर हो गई। तो बात करते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ईच वेंट्रिकल कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? पर कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकुलर कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिलीज करता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये कितना होता है? 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिलीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईच वेंट्रिकल।
तो एक कार्डियक साइकिल जो हमारा 70 ml ब्लड रिलीज कर रही है, तो 72 कार्डियक साइकिल हमारा कितना ब्लड रिलीज करेंगे, 70 × 72 यानी 5 लीटर, राइट। तो यानी दैट मीन्स 1 मिनट में हमारा ब्लड वॉल्यूम रिलीज हो रहा है वो कितना होता है, 5 लीटर होता है। तो ये जो 5 लीटर जो ब्लड वॉल्यूम रिलीज हो रहा है, हमारा ब्लड वॉल्यूम रिलीज हो रहा है पर मिनट, उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, ये हमारा कार्डियक आउटपुट हो गया। ब्लड वेसल्स जो होते हैं हमने देख चुके थे, दो तरह की होती है, आर्टरीज और वेन्स होती है। आर्टरीज जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन्स जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इनके एक्सेप्शन भी हम देख चुके थे। अब क्या होता है, जो हमारी जो ब्लड वेसल्स है इनकी 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। जो एक्सटर्नल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्नल, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। जो मिडल लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, स्मूथ मसल या इलास्टिक फाइबर से बनी होती है। जो इनर लेयर होती है, इनरमोस्ट लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं। ट्यूनिका इंटरना जो होती है स्क्वैमस एंडोथेलियम सेल से बनी होती है। यहाँ तक बात क्लियर रहती है। अब क्या होता है, जो हमारे आर्टरीज और जो वेन्स होती है, ये ट्यूनिका मीडिया जो लेयर होती है उसमें वेरी कर जाती है। अगर हम बात करें आर्टरीज की, तो ये थिक होती है एज कम्पेयर टू वेन्स। क्यों थिक होती है, क्योंकि जो हमारी आर्टरीज जो होती है उसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, और वहीं पे वेन्स में लो ब्लड प्रेशर होता है। आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि उसमें डायरेक्टली जो है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पंप आउट किया जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे ऑल टाइम जो प्रेशर जो बिल्डअप रहता है, बना रहता है। तो इसीलिए आर्टरीज में जो मेम्ब्रेन जो होती है, ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो थिक होती है, वहीं पे जो वेन्स होती है उसमें ट्यूनिका मेम्ब्रेन जो होती है थिन होती है। यहाँ तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ECG, जो कि होता है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब ये क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी हार्ट बीट है, यानी हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करना, हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसमें जनरली क्या होता है, जब हमारा जो हमने देखा कि हमारा हार्ट जो है, हार्ट बीट करता है, यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है। सिस्टोल एंड डायस्टोल जो कंटिन्यूसली टेक प्लेस करता रहता है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ जो हमारे हार्ट में हो रही, जो प्रोसेस हो रहे हैं, इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में ये वेव्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। पर्टिकुलर वेव्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ पे जो वेव्स है पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को डिनोट करती है हमारे हार्ट के। तो जैसे देखें कि जैसे कि पी वेव, यहाँ पे तीन टाइप ऑफ वेव्स हमें देखने को मिलती है। जैसे पी वेव हो गई, QRS कॉम्प्लेक्स हो गया, एंड टी वेव हो गया। पी वेव की अगर हम बात करें तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, पी वेव जो होती है ये करती है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। डीपोलराइजेशन मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि बोथ कॉन्ट्रैक्शन का जो आर्टरिया होता है, जो हमारे दोनों आर्टरिया जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो उस टाइम पे जो वेव फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं पी वेव। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है पी वेव। यानी क्या करते हैं, जो हमारा आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, राइट, यानी डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। फिर आता है QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स ये क्या करता है, ये डिनोट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। जब हमारे दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस टाइम पे जो पर्टिकुलर वेव फॉर्म होती है वो होती है हमारी QRS कॉम्प्लेक्स, ये वाली वेव फॉर्म होती है। तो ये बहुत ही लार्जर वेव होती है एज कम्पेयर टू वी वेव, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि जो हमारा वेंट्रिकुलस का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू दी ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन। ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकंड का होता है, वेंट्रिकल्स का 0.3 सेकंड का होता है। तो इसलिए इनकी पी वेव भी हमें लॉन्गर देखने को मिलती है। वहीं पे नेक्स्ट होती है हमारी टी वेव। टी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, टी वेव रिप्रेजेंट करती है हमारी रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर्स। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। रीपोलराइजेशन मतलब कि रिलैक्सेशन, मतलब इनके यहाँ पे अब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अब ये रिलैक्स हो रहे हैं। तो जब ये रिलैक्स हो रहे थे तो उस टाइम पे जो पर्टिकुलर वेव जो रिप्रेजेंट होती है वो हमें उसको टी वेव से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो फॉर्म होती है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमने तो वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन यानी रिलैक्सेशन मेंशन कर दिया वेव्स में, लेकिन इसके पर्टिकुलर डायग्राम में जो ECG है हमने यहाँ पे कहीं पे भी ऑरिकल्स या आर्टरिया का रीपोलराइजेशन मेंशन नहीं किया। तो क्या होता है, जनरली जो आर्टरिया है उसका रीपोलराइजेशन कुछ इनकी यहीं पे पास में होता है। तो उसको क्या करता है, जो हमारा QRS कॉम्प्लेक्स जो है, यानी कि जो वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन वो इतना लॉन्गर हो जाता है कि ये उसके जो हमारे क्या आर्टरिया का जो रिलैक्सेशन जो है या उसका रीपोलराइजेशन उसको ये कवर अप कर लेता है, उसको ये हाइड कर देता है। तो इसीलिए उसकी जो वेव है ये जनरली रिप्रेजेंट या शो नहीं की जाती, इंडिकेट नहीं की जाती, बिकॉज ये जो हमारे QRS कॉम्प्लेक्स है वो उसको हाइड कर देता है, राइट। तो ये हमारा ECG हो जाता है। इस तरीके से हमारे जो हार्ट की जो एक्टिविटी है इस तरीके से इलेक्ट्रिक वे में रिप्रेजेंट की जाती है। अब हार्ट से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन जैसे नाम से पता चल रहा है, हाइपर मतलब कि ज़्यादा होना किसी चीज़ का, ठीक है, टेंशन। तो हाइपर टेंशन, जब ज़्यादा टेंशन लेने लगता है हाइपर टेंशन, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो BP होता है यानी ब्लड प्रेशर जो है बढ़ने लग जाता है। हाइपर टेंशन कंडीशन में क्या होता है, BP बढ़ने लग जाता है। BP क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। तो यहाँ पे 120 क्या होता है, हमारा सिस्टोलिक होता है, और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके प्रेशर को ये डिनोट करता है 120, और 80 जो है जो हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स
फॉर्म में आते हैं, रिलैक्स होते हैं, डायस्टोल जो होते हैं उस पर जो वहाँ पे उनका ब्लड प्रेशर होता है उसको डिनोट करता है, ठीक है। तो जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रेंज होती है 120/80 होती है। अगर इस पर्टिकुलर रेंज को ब्लड प्रेशर एक्सीड कर रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन कंडीशन। ये क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसे हम CAD के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कोरोनरी आर्टरी अगर आपको याद आ रहा है तो कोरोनरी आर्टरी के बारे में हमने पढ़ा था कि पर्टिकुलर आर्टरीज या ब्लड वेसल्स होती है जो कि हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरीज पर्टिकुलर वेसल्स होती है जो कि हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो इस डिसीज़ में क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है वो नैरो हो जाती है। और सपोज अगर हमारी कोरोनरी आर्टरीज का जो ओरिजिनली इतना उसका सरफेस एरिया है, बट इस कंडीशन में क्या होता है, इस डिसीज़ में क्या होता है, ये बहुत ही नैरो हो जाता है। तो जितनी नैरो होती जाएंगी हमारी ब्लड वेसल्स, उतना ब्लड सप्लाई का जो पाथ है वो रिड्यूस हो जाएगा, उतना कम अमाउंट में जो ब्लड सप्लाई होगा। तो ये नैरो किस कारण से होती है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है ये कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल इनके डिपोजिशन होना चालू हो जाता है। इस कारण से जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है वो नैरो हो जाती है और ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम क्रिएट करती है हार्ट मसल्स को, ठीक है। ये हमारी हो गया कोरोनरी आर्टरी डिसीज। नेक्स्ट हमारे आता है एंजीना। एंजीना एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन क्यों होता है कि जब हमारे हार्ट मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन जो है प्रॉपरली रीच नहीं होता है, प्रॉपरली जो हमारे हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, उस कंडीशन में चेस्ट पेन होता है। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजीनिया, ठीक है। अब आता है 3 ऐसे टर्म्स है जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, बल्कि तीनों एक दूसरे से डिफर करती है थोड़े थोड़े उसमें। हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक, ये तीनों टर्म्स जो है डिफरेंट है। तो देखते हैं इनमें किसमें क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, फेल हो जाना, फेल मतलब कि अपना काम करने से फेल हो जाना। तो हार्ट का काम क्या है, टू पंपिंग करना, ब्लड पंप करना। तो ये फेल हो गया तो यानी नो पंपिंग ऑफ ब्लड। हार्ट फेल हो गया अपने काम करने से, दैट मीन्स नो पंपिंग ऑफ ब्लड होता है। हार्ट फेलियर में यानी ब्लड जो है, हार्ट जो है ब्लड पंप नहीं कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक यानी हमारा हार्ट हो गया अरेस्ट। अरेस्ट मतलब किसी को रोक देना, पकड़ लेना। पकड़ लिया तो उसका काम क्या जाए, वो अपना काम करना रुक जाएगा वहीं की वहीं पे। अरेस्ट यानी रुक जाना। तो हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, राइट। कार्डियक अरेस्ट यानी रुक देना, रुक जाना, तो यानी हार्ट स्टॉप्स बीटिंग हो गया। नेक्स्ट आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक यानी हार्ट पे अटैक होता है। जनरली जब अटैक वगैरह कुछ होता है तो उसमें क्या होता है कि डैमेज होता है। अगर हम पे किसी भी चीज़ पे किसी भी तरह का अटैक होता है तो उसमें क्या डैमेज होता है, तो इसमें क्या है, हार्ट मसल्स डैमेज होते हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हार्ट मसल्स डैमेज होते हैं, क्यों डैमेज होते हैं, हार्ट मसल्स को जो ब्लड सप्लाई जो है इनएडिक्वेट, ये प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो उस टाइम पे हमारे हार्ट मसल्स जो है डैमेज होना स्टार्ट हो जाते थे। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।